अध्याय 31 रहस्यमय सफेद भेड़िया झोंक डी ने स्थिति पर एक नजर डाली और जाकर मदद न करने का विकल्प चुना। वह लियू मिंग, वांग गुई और अन्य लोगों की कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि वे सभी जियानटियन के 9वें स्तर पर थे। हस्तक्षेप करने पर वह केवल जान से मारने को कहेगा। वह केवल तांग जियाओयू के पक्ष की मदद कर सकता था। इससे पहले तांग शियाओयू ने चिल्लाकर कहा था कि झोंग शान जियानटियन के 3रे स्तर पर था, फिर भी वह खुद 4थे पर था। झोंग डी ने झोंग शान की विचार प्रक्रिया को समझा। वह जानता था कि झोंग शान वह सब प्रकट नहीं करेगा जो वह करने में सक्षम है और इस तरह उसने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत भी नहीं की। इसके बजाय वह धीरे धीरे लड़ाई से पीछे हट गया और पीछे छिप गया। टैंग शियाओयू जितनी देर तक लड़ता रहा वह उतना ही अधिक उन्मत्त होता गया। झोंग शान केवल जियानटियन के 3रे स्तर पर था तो वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है। ऐसा लगा कि उसका हर वार किसी कमजोर बिंदु पर लक्षित था। गोली मारना, गोली मारना, टैंग शियाओयू चिल्लाया जैसे ही उसने टैंग परिवार के तीरंदाजों को आते देखा। जिन लोगों के खिलाफ तीर अभी भी कुछ हद तक प्रभावी थे अभी अभी जियानटियन पहुंचे। हालांकि तियानलिंग एर जैसे लोगों के खिलाफ जिनके पास इतनी शक्तिशाली वास्तविक ऊर्जा थी कि तीर उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते थे। और उनकी गति इतनी तेज थी कि तीरंदाज उन पर निशाना भी नहीं लगा सकते थे। हालांकि झोंग शान अलग थे। वह अपनी वास्तविक ऊर्जा विकसित करने में सक्षम नहीं था, फिर भी केवल उसकी झेकी उसके शरीर के चारों ओर आभा का पतला पर्दा बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। इसे झेलने में सक्षम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें चकमा नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति जियानटियन तक पहुंच गया था उसकी गति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बराबरी केवल तीरंदाज कर सके। तीरों की एक श्रृंखला उड़ी और अपने शरीर के बदलाव के साथ उसने जल्दी से उन सभी को चकमा दे दिया जैसे ही वह छोटे भेड़िए की दिशा में आगे बढ़ा। फिर और भी अधिक तीरों का दूसरा गोला दागा गया जो सीधे झोंग शान की ओर जा रहा था। इस वॉली की तीव्रता को देखकर झोंग शान को पता था कि वह उनसे बच नहीं सकता, इसलिए उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं। राक्षसी शारीरिक टोनिंग विधि। उसकी सभी मांसपेशियां तुरंत फैल गईं, जिससे उसका पूरा शरीर तेजी से बड़ा हो गया। इससे पहले जब झोंग शान ने अपनी छुरी चलाई थी तो उसने झाओ परिवार के नौकरों को इतना डरा दिया था कि वे बिना सिर वाले मुर्गे की तरह भाग गए थे। स्वाभाविक रूप से छोटा राक्षसी भेड़िया पीछे रह गया था। राक्षसी भेड़िया जो गहरी नींद में सो रहा था उसके गिरने के अचानक प्रभाव से चौंक कर जाग गया। जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि आंगन में खून खराबा हो रहा है। और फिर उसके बाद तीरों की बौछार का परिचित दृश्य सीधे उसकी ओर उड़ गया। क्या वे अंततः मुझे मार डालेंगे? उन सभी अन्य भेड़ियों की तरह क्या मैं भी मनुष्यों द्वारा आविष्कृत इन हथियारों से मारा जाऊंगा? दादाजी, क्या आप मुझे बचाने नहीं आएंगे? वे मुझे मारने जा रहे हैं, मैं मरने जा रहा हूं, दादाजी, दादाजी। राक्षसी भेड़िए की अभिव्यक्ति निराशाजनक थी क्योंकि उसने आशा छोड़ दी थी जीवित रहने पर तीरों की उतरती हुई बौछार को देखना। उसका जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया क्योंकि उसे अत्यधिक पछतावा हो रहा था। यदि वह भाग नहीं गया होता तो वह नहीं मरता, वह कभी भी इन बुरे लोगों द्वारा कब्जा नहीं किया गया होता। अर्क टिल 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 टिल। राक्षसी भेड़िए ने अचानक दहाड़ सुनी और फिर उसकी दृष्टि में मौजूद अनगिनत तीर गायब हो गए। उन्हें एक शरीर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। एक विशाल मानव शरीर, एक शरीर जिसने राक्षसी भेड़िए को पकड़ रखा था और उसकी रक्षा की थी। टोंग टोंग टोंग। आदमी द्वारा उसे पकड़ने के बाद राक्षसी भेड़िया को उस शरीर की धड़कन महसूस हुई। राक्षसी भेड़िया स्पष्ट रूप से समझ गया, प्रत्येक स्पंदन शरीर पर वार करने वाला एक तीर था। उसने अपने शरीर से मेरी रक्षा की। उसने मुझे बचाया। क्या इस उन अच्छे लोगों में से एक जिनके बारे में दादाजी हमेशा बात करते थे? एक अच्छा व्यक्ति। झोंग शान। टिल 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 टिल। दूर से तियानलिंग एर चिल्लाया। झोंग शान ने छलांग लगाई और आंगन के एक कोने पर उतरा और राक्षसी भेड़िए को सुरक्षित नीचे रख दिया। फिर वह लड़ाई के बीच में वापस कूद गया। मैं ठीक हूं। झोंग शान को तियानलिंग एर बुलाया। उसने अपनी छुरी लहराते हुए तांग जियाओयू पर बेरहमी से हमला किया। माउंटेन स्प्लिटर। राक्षसी शारीरिक टोनिंग विधि के प्रभाव के तहत झोंग शान ने अपनी सामान्य शक्ति को दोगुना कर दिया। एक और पूर्ण शक्ति वाले प्रहार के साथ लाल आभा में लिपटे छुरी को तांग शियाओयू की ओर काटा गया। झोंग शान की खून से सनी आंखों को देखकर तांग शियाओयू को पता चल गया कि वह मुसीबत में है। जैसे ही उसने तलवार उठाई, भय की एक अनुभूति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। ब्लॉक करने के लिए आयोजित किया गया।
डांग टिल 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 ट्रैक टिल 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 टिल। टैंग शियाओयू की तलवार टूट गई और उसका शरीर भी दो हिस्सों में बंट गया। पूरे आंगन के साथ साथ उसके शरीर पर भी खून बिखर गया। क्रूरता की अभिव्यक्ति के साथ झोंग शान ने अपना सिर उठाया और तीरंदाजों की ओर देखा। सभी धनुर्धर बहुत पहले ही भाग गए थे। उससे पहले बहुत सारे तीर लगे थे और वह पूरी तरह से अप्रभावित था। उसने उन सभी को अवरुद्ध कर दिया। उसका शरीर किस चीज से बना है? धातु। उस दृश्य के बाद सभी तीरंदाजा बिना किसी निशान के भाग गए। छुट्टी। लियू मिंग झाओ सुओक्सियांग की तलवार से हार गया और वांग गुई को बुलाते हुए वह छत पर चढ़ गया और दृष्टि से गायब हो गया। वांग गुई ने स्वाभाविक रूप से भागने में पीछा किया। जहां तक झोंग डी का सवाल है, वह बहुत समय पहले गायब हो गया था। तियानलिंग एर झोंग शान के लिए बहुत चिंतित थी और जैसे ही वांग गुई वहां से चली गई, वह तुरंत उसके पास दौड़ी। झोंग शान की पीठ पर कई छेद थे। मैं ठीक हूं, झोंग शान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तियानलिंग एर ने तुरंत अपने कपड़े खोले और त्वचा को बरकरार देखा। वह वास्तव में ठीक था, केवल उसकी पीठ पर कुछ अतिरिक्त निशान थे। हालांकि झोंग शान की पीठ पर कुछ अतिरिक्त निशानों ने उसकी मर्दानगी को बढ़ा दिया। पुरुषत्व दोष। तियानलिंग एर का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी पीठ को फिर से अपने कपड़ों से ढक लिया। झोंग शान, तुम ठीक हो? झाओ सुओक्सियांग से पूछा। मैं ठीक हूं, झोंग शान ने सिर हिलाया। झोंग शान, आप उनमें से सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। जियानटेन का तीसरा स्तर और आप पहले से ही चौथे स्तर पर किसी को एक ही वार में दो भागों में बांट सकते हैं। यदि आपको कभी वास्तविक ऊर्जा प्राप्त हो तो आपको मुझसे द्वंद्व करना होगा। झाओ सुओक्सियांग हंसे। यह एक सौदा है। झोंग शान ने शांत भाव से सहमति व्यक्त की। बाद में झोंग शान राक्षसी भेड़िए के पास गया और ध्यान से उसे अपनी बाहों में ले लिया। झोंग शान, यह आपका धन्यवाद था कि हमें राक्षसी भेड़िया मिल गया, अन्यथा मैंने इसे फिर कभी नहीं देखा होता। ये भी आप ही थे जिन्होंने इसे बचाया, इस तरह ये राक्षसी भेड़िया आपका है। झाओ सुओक्सियांग ने सहजता से कहा। झाओ सुओक्सियांग एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सभी ऋण चुका दिए। उन्हें पहले झोंग शान पर संदेह करने के लिए थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ, और अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो उन्होंने माफी के रूप में राक्षसी भेड़िया की पेशकश की। ठीक है, झोंग शान ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया, जैसे कि इसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। राक्षसी भेड़िए को लेकर झोंग शान छोटे आंगन में लौट आया, जहां नौकरानी ने स्नान की तैयारी पूरी कर ली थी ताकि झोंग शान सारा खून धो सके। राक्षसी भेड़िए के फर पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। झोंग शान भेड़िए को स्नान के लिए ले गया और उसे पानी के ऊपर सिर रखकर एक तरफ छोड़ दिया और उसके शरीर को धोने में अपना काम करने लगा। अपने आप को धोना समाप्त करने के बाद ही उसने शौच किया राक्षसी भेड़िया पर के। भेड़िए को उठाकर उसने जल्दी से उसे धोया। ठीक है, ये उच्च स्तरीय राक्षसी भेड़िए बिल्कुल खास हैं, पूरा शरीर फर से ढका हुआ है। ये बताना असंभव है कि यह नर है या मादा। झोंग शान के चेहरे पर विचित्र भाव थे। हालांकि राक्षसी भेड़िए के पूरे शरीर को तेजी से धोने और नहलाने के बाद वह अंततः हंसा। यह एक मादा भेड़िया शावक है, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कुछ भी नहीं देख सका। अपने कपड़े पहनने के बाद झोंग शान उसे लेकर बाहर आया वुल्फ क्लब। झोंग शान, मुझे लगता है कि इस भेड़िए के बच्चे को जाने देना बेहतर है। ये बहुत छोटा है, इसे इसके पैक में लौटा देना बेहतर है, अन्यथा ये भूख से मर जाएगा क्योंकि हम नहीं जानते कि यह क्या खाता है। तियानलिंग एर ने कहा। तियानलिंग एर को देखते हुए झोंग शान ने सोचा किया था सुझाव बेतुका था, इसे रिलीज करें। ये टियर 4 गोली घटक है। हालांकि इस भेड़िया शावक को देखकर शायद वह सही कह रही है कि इसे भूख से मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार झोंग शान ने देखा कि यह भेड़िया शावक चावल का सूप नहीं खाता है, क्योंकि उसने पहले ही पूल में इसे उल्टी कर दिया था। इसे भूख से मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और एक बार जब वह समय आएगा जब इसका खून सूख जाएगा, तब यह पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, और अगर उसने इसे रखना भी चुना तो यह सिर्फ खिलाने के लिए एक अतिरिक्त मुंह होगा। तियानलिंग एर के भेड़िए को छोड़ देने या फिर छोड़ देने के रवैये को देखकर झोंग शान ने अपना सिर हिलाया और थोड़े स्नेह भरे स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। झोंग शान, क्या आप वास्तव में इस भेड़िए को रिहा करने की योजना बना रहे हैं पशुशावक? झाओ सुओक्सियांग ने अविश्वास से पूछा। सही। मूल रूप से झोंग शान अनिच्छुक था, लेकिन चूंकि उसने तियानलिंग एर से वादा किया था, उसकी जो भी अनिच्छा थी वह मायने नहीं रखती थी।
आदमी एक बार वादा कर ले तो उसे निभाना ही चाहिए, यही जोंग शान का अपना आदर्श और दर्शन भी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलूंगा, झाओ सुओक्सियांग ने कहा। चूंकि जोंग शान सहमत हो गया तो वास्तव में निर्णय में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। दोपहर तक वे पहाड़ के सुदूर उत्तरी हिस्सों में एक स्थान पर पहुंचे। झाओ सुओक्सियांग जियानटियन के 9वें स्तर पर था, लेकिन उसके लंबे भाले की तुलना तियानलिंग एर के उड़ते लाल रेशम से नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि लाल रेशम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी ढूंढना मुश्किल था। छोटी झील को देखकर जोंग शान ने ध्यान से राक्षसी भेड़िए को नीचे रख दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तियानलिंग एर ने उत्साह से कहा। राक्षसी भेड़िया ने जोंग शान को अविश्वसनीय रूप से देखा और फिर अन्य 2 लोगों को देखा। जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसने फिर अपना सिर घुमाया और अंततः उसे यकीन हो गया कि जोंग शान वास्तव में उसे छोड़ना चाहता था। उस पल में राक्षसी भेड़िया निश्चित रूप से आश्वस्त था, जोंग शान वास्तव में एक अच्छा इंसान है, वास्तव में एक अच्छा इंसान। वह सचमुच एक अच्छे व्यक्ति से मिली थी। राक्षसी भेड़िया तेजी से जोंग शान के पास भागा और ये देखकर जोंग शान ने राक्षसी भेड़िया को वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया हल्के से रास्ते से हट गया और जोंग शान की बाईं हथेली को देखकर उसने उसे चाटा और फिर उसके मुंह से उसने एक सफेद तरल उगल दिया। लार। वे तीनों अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। जोंग शान द्वारा इसे जारी करने के बाद ये वापस आया और उन पर थूक दिया। लेकिन क्या राक्षसी भेड़िए को पता भी था कि थूकने का मतलब क्या होता है? राक्षसी भेड़िए ने सफेद तरल थूकना समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और एक छलांग के साथ पहाड़ में गहराई तक जा घुसा और उनकी नजरों से ओझल हो गया। ये छोटा भेड़िया बहुत मजेदार है, आपने इसे छोड़ दिया और इसने आप पर थूक दिया। तियानलिंग एर हंसा। हालांकि जोंग शान ने कुछ नहीं कहा। लार नहीं, ये लार नहीं है। जोंग शान ने अपनी बाईं हथेली के संपर्क में आने पर देखा कि यह सफेद तरल पदार्थ है तेजी से उसके शरीर में अवशोषित हो गया और जोंग शान को महसूस हुआ कि वह सफेद तरल उसके खून में घुल गया है। अपना सिर हिलाते हुए जोंग शान ने अपना संदेह दूर कर दिया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, जोंग शान ने कहा। ठीक है, तियानलिंग एर सहमत हुए। वे तीनों जल्दी से पहाड़ से चले गए। उनके जाने के आधे घंटे बाद जोंग शान को पता ही नहीं चला, लेकिन दूर एक पहाड़ की चोटी से एक असाधारण दृश्य दिखाई दे रहा था। एक बहुत बड़ा भेड़िया, 2 मीटर लंबा एक विशालकाय भेड़िया पहाड़ के ऊपर खड़ा था और इस विशाल भेड़िए के सिर के ऊपर एक छोटा 1 फुट लंबा भेड़िया शावक खड़ा था। ये वह भेड़िया शावक था जिसे जोंग शान ने पहले छोड़ा था। भेड़िया शावक विशाल भेड़िए के सिर पर खड़ा होकर जोंग शान को पहाड़ में गायब होते देख रहा था। बाद में भेड़िया शावक ने नीचे विशाल भेड़िए को धीरे से पुकारा, जैसे कि वह विशाल भेड़िए को आदेश दे रहा हो। विशाल भेड़िया थोड़ा सा मिमियाया, जैसे कि भेड़िया शावक के आदेश को स्वीकार कर रहा हो और तुरंत पूंछ घुमाए और तेजी से पहाड़ों की गहराई में चला गया। अध्याय 32 स्वर्ग का क्रोध तलवार शैली। वे बियान शहर वापस गए और रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढी। इसका स्वामित्व झाओ परिवार के पास था और जोंग शान ने कुछ समय के लिए शहर में रहने की योजना बनाई थी। दिन के दौरान जोंग शान और तियानलिंग एर शहर में घूमने के लिए निकले। वे एक जेब की दुकान से गुजरे। तियानलिंग एर ने आभूषणों के कुछ टुकड़े निकाले, जबकि जोंग शान को स्टोर मैनेजर से एक छोटा कनस्तर मिला। अपने आवास पर वापस आने के बाद जोंग शान ने ध्यान से कनस्तर से कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। कपड़े पर गुप्त संदेश लिखा हुआ था। कल रात 11 बजे से 1 बजे के बीच हुई शहर में जबरदस्त लड़ाई हुई, लगता है हाओ सेन और उसका नौकर। जब जोंग शान ने आखिरी कुछ शब्द पढ़े तो वह भौंचक्का रह गया। उसकी आंखों में गंभीरता की झलक थी। हाओ सेन और उसका नौकर। ये जानकारी 6 राज्यों में सबसे बड़े हत्यारे संगठन एनये तांग द्वारा प्रसारित की गई थी। जोंग शान ने क्यांग स्कूल छोड़ने से पहले एनये तांग अनहुआन के प्रमुख को हाओ सान के ठिकाने की निगरानी करने और जल्द से जल्द उसे जानकारी देने का निर्देश दिया था। कल रात 11 बजे से 1 बजे के बीच जोंग शान ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कनस्तर सहित कपड़े के टुकड़े को जला दिया। दोनों के राख में तब्दील हो जाने के बाद जोंग शान ने राख को चारों ओर फैला दिया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जोंग शान। झाओ सुओक्सियांग की आवाज अचानक बाहर से आई। लिंग एर कहाँ है? झाओ सुओक्सियांग ने देखा कि तियानलिंग एर आसपास नहीं था। वह नहा रही है। क्या गलत? जोंग शान ने झाओ सुओक्सियांग की ओर देखा। कल हुई शहर में एक बड़ी लड़ाई हुई थी और संदेशवाहक के अनुसार ऐसा लगता है कि हाओ सेन वहां था। झाओ सुओक्सियांग ने तुरंत कहा। हाओ सान वहां था।
रुको, लिंगेर के आने तक रुको, फिर हम अपने रास्ते पर चलेंगे, झोंगशान ने कहा। एन झाओ सुओक्सियांग ने सिर हिलाया। एक दिन बाद झोंगशान और झाओ सुओक्सियांग सड़क पर घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ रहे थे और तियानलिंगेर उनके पीछे लाल रेशम पर उड़ रहा था। जब तियानलिंगेर ने खबर सुनी कि हाओ सैन की खोज हो गई है, तो वह इतनी उत्साहित थी कि वह तुरंत वहां उड़ना चाहती थी। हुई शहर बियान शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। झोंगशान और झाओ सुओक्सियांग दोनों तेज घोड़ों पर सवार थे और हुई शहर पहुंचने में उन्हें केवल एक दिन लगा। शहर के बाहर एक छोटा सा पोस्ट स्टेशन था। लोगों का एक समूह यहां इंतजार कर रहा था। वहीं आसपास कुछ लोग आराम करने के लिए भी बैठे हुए थे। झाओ सुओक्सियांग का उस समूह के लोगों से सामना हुआ। सर, वे सब गए हुए हैं उत्तर में ई पर्वत। उन लोगों में से एक, जो फैंसी लबादा पहने हुए थे, घोड़े पर सवार झाओ सुओक्सियांग को चिल्लाया। झोंगशान ने घोड़ा रोका और भूरे रंग के कपड़े में एक आदमी को देखा। जब उसने आदमी के कपड़ों पर एक विशेष गांठ देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। फैंसी वस्त्रधारी व्यक्ति के बोलने के बाद भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी हल्के से सिर हिलाया। उस व्यक्ति की पुष्टि के साथ झोंगशान ने भी हल्के से अपना सिर हिलाया। झोंगशान, चलो घोड़ों को यहीं छोड़ दें और पहाड़ पर चलें। चल दर। झोंगशान तुरंत उतर गया। उन्होंने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया, शहर में नहीं गए और सीधे उत्तर की ओर पहाड़ की ओर भाग गए। झाओ सुओक्सियांग जियानेटियन के 9वें स्तर पर था और झोंगशान ने अपने विंडचेजर जूते पहने हुए थे, इसलिए वे तुरंत सभी के सामने से गायब हो गए और पीछे रहने वाले लोग प्रशंसा के साथ उस दिशा को देखते रहे जहां वे गायब हो गए थे। तियानलिंगेर ने ऊपर से उन दोनों को पहाड़ की ओर भागते हुए देखा। वह स्वाभाविक रूप से उनका पीछा करते हुए उड़ गई। जब वे पहाड़ पर पहुंचे, तियानलिंगेर धीरे धीरे नीचे उतरा। झोंगशान, हम यहाँ क्यों हैं? तियानलिंगेर ने तुरंत पूछा। हाओ सैन का पीछा करने वाले सभी लोग यहाँ आ गए हैं। हम उड़ नहीं सकते, आप आसमान में नजर रखें। जब तुम्हें बड़ी भीड़ एकत्र होती दिखे तो तुरंत हमें बताएं, झोंगशान ने कहा। एन तियानलिंगेर ने खुशी से सिर हिलाया। तियानलिंगेर खुश थी कि आखिरकार उसे एक काम मिल गया। वह आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगी और तेजी से क्षेत्र की खोज करने लगी। झोंगशान, वहां एक लड़ाई है। वाह, वहां का पहाड़ ढह गया। तियानलिंगेर कुछ देर तक आसमान की ओर देखता रहा और फिर उत्साह में चिल्लाने लगा। झोंगशान, वह दिशा। तुम दोनों जल्दी करो, मैं देखने के लिए आगे बढ़ूंगा। तियानलिंगेर उत्साह में चिल्लाया। नहीं, टिल 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 टिल, झोंगशान ने अचानक पुकारा। झोंगशान की बात सुनकर तियानलिंगेर रुक गया और उसने संदेह से झोंगशान की ओर देखा। मेरा इंतजार कर ना, झोंगशान ने बस इतना कहा। तियानलिंगेर वास्तव में वहां जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है। फिर भी झोंगशान के अनुरोध पर वह केवल एक पल के लिए झिझकी और बस भौहें सिकुड़कर सिर हिलाया। तियानलिंगेर को उसकी बात सुनने के लिए तैयार देखकर झोंगशान तैयार हो गया, बहुत प्रसन्न। वह और झाओ सुओक्सियांग उस दिशा की ओर बढ़े जो तियानलिंगेर ने बताई थी। जल्दी करो, तुम दोनों जल्दी करो। तियानलिंगेर ने झोंगशान से धीमा करने का वादा किया था, लेकिन वह अभी भी चिंतित थी और दोनों लोगों को जल्दी जल्दी बुलाती रही। दूर से झोंगशान पहले से ही लड़ाई का शोर सुन सकता था। आवाज इतनी तेज थी कि इतनी दूर से उनके कानों तक पहुंची। झोंगशान उदास हो गया। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ लिंगेर के साथ ये ठीक रहेगा। तुम आगे बढ़ो, झोंगशान ने झाओ सुओक्सियांग से कहा। हालांकि झोंगशान ने अपने विंडचेजर जूते पहन रखे थे, फिर भी वह झाओ की तुलना में बहुत धीमा था। हालांकि झाओ सुओक्सियांग बिना कुछ कहे झोंगशान के साथ तालमेल बनाए हुए थे। ठीक है, झाओ सुओक्सियांग ने तुरंत उत्तर दिया। जैसे ही वह बोला, उसके पैर तेजी से पूरी गति से दूरी की ओर बढ़ने लगे। तियानलिंगेर ने झाओ सुओक्सियांग को तेजी से भागते देखा। वह और भी अधिक चिंतित हो गई और आह भरी। वह उससे ईर्ष्या करती थी। तियानलिंगेर के भाव देखकर झोंगशान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। वह भी तेजी से उसी दिशा की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब पहुंचते गए, आवाज तेज होती गई। जाहिर है, वहां लड़ाई और भी भीषण होती जा रही थी। बूम टिल टिल टिल, झोंगशान ने एक बड़े प्रभाव वाली जबरदस्त आवाज सुनी। जाओ टिल 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 टिल, बेहद हताश आवाज। तियानलिंगेर की आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, हालांकि उसका चेहरा चिंता से भरा था। वह सचमुच चाहती थी जल्दी करना और देखने के लिए उड़ना। फिर भी झोंगशान ने इसकी अनुमति नहीं दी। वह कुछ नहीं कर सकी। दाशिजियोन, ये दाशिजियोन है। तियानलिंगेर अचानक फट गया आश्चर्य से मुस्कुराने में।
उसने झोंग शान को बताने की भी जहमत नहीं उठाए और तेजी से उड़ गई। झोंग शान ने तियानलिंगेर को अचानक उड़ते हुए देखकर भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसने तेज आवाज की और अपने कदम भी तेज कर दिए। जल्द ही झोंग शान ने वह जगह देखी। यह एक विशाल घाटी थी जिसके अंदर टूटी हुई चट्टानें बिखरी हुई थीं। घाटी के मध्य में क्यांग स्कूल की दूसरी पीढ़ी दाशिक्सियांग तियानशा खड़ी थी। उसके चारों ओर कई अभ्यासी खड़े थे, वे सभी एक साथ एक काले वस्त्रधारी हड्डीदार बूढ़े व्यक्ति का सामना कर रहे थे। वह हठीला बूढ़ा व्यक्ति अपने शरीर से बड़ी मात्रा में काली हवा छोड़ रहा था। वह एक उड़ती हुई तलवार के ऊपर हवा में तैर रहा था। उन्होंने अकेले ही इन सभी शक्तिशाली लोगों को रोक दिया था। उसके पीछे एक ऊंचा पहाड़ था। बूढ़ा आदमी अपने हाथ में घोड़े की नाल की छड़ी थामे हुए था और हर किसी को हत्या के इरादे से देख रहा था। जमीन पर कई शव बिखरे पड़े थे। जाहिर है वे सभी थे बूढ़े आदमी द्वारा घायल। तियानशा सीधे बूढ़े आदमी का सामना कर रही थी, जबकि तियानलिंगेर पास से ऊपर उड़ रहा था। टलना, तियानशा ने गहरी आवाज में कहा। हा, तुम मेरे युवा मालिक का पीछा करना चाहते हो। मेरा युवा स्वामी बहुत पहले चला गया। बेहतर होगा कि तुम लोग इसके बारे में भूल जाओ। हठीला बूढ़ा जोर से हंसा। गुंजन, तियानशा ने अंतहीन हत्या के इरादे से व्यंग्य किया। जब बूढ़े व्यक्ति ने तियानशा की बात सुनी तो उसे खतरे का आभास हुआ और उसने तियानशा की ओर अपनी मूंछें लहरानी शुरू कर दी। ठीक उसी समय तियानशा ने अपना हाथ अपनी कमर पर रखी तलवार की ओर बढ़ाया और पूरी ताकत से तलवार को तेजी से बाहर निकालने के लिए एक अजीब इशारा किया। सीन टिल्ड टिल्ड टिल्ड, म्यान से निकलती लंबी तलवार की आवाज। जब झोंग शान पहुंचे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक बिजली का एक बड़ा झटका दिखाई दिया हो। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने झोंग शान को अंधा कर दिया। वह अपनी आंखों के सामने केवल सफेदी का एक विशाल विस्तार देख सकता था। उसी क्षण जब वह अंधा हो गया, सीन टिल्ड टिल्ड टिल्ड, लंबी तलवार के म्यान में चले जाने की आवाज आई। बाद में झोंग शान की दृष्टि ठीक हो गई। जिस समय वह ठीक हुआ, तियानशा ने पहले ही अपना ब्लेड खोल लिया था और ठीक उसके सामने बूढ़े व्यक्ति को बीच से आधा काट दिया गया था। हॉस्टेल विस्क जमीन पर आधा टूट गया था। उड़ती हुई तलवार उससे बहुत दूर नहीं गिरी थी और बूढ़ा आदमी भी जमीन पर गिर कर मर गया था। सभी अभ्यासियों ने तियानशा को भय से आश्चर्यचकित होकर देखा। बूढ़े का शव। तियानशा बहुत मजबूत थी। तियानशा, क्यांग स्कूल, स्वर्ग का क्रोध तलवारशाली। झोंग शान के ठीक बगल में झाओ सुओक्सियांग ने झोंग शान को आश्चर्य से देखा। दाशिक्सियोंग, आप अद्भुत हैं। तियानलिंगेर तुरंत लाल रेशम से नीचे आया और उत्साह में चिल्लाया। तियानशा की चाल बहुत अच्छी थी। स्वर्ग का क्रोध तलवारशाली। एक बार जब तलवार म्यान से बाहर निकली तो हवा और बादलों ने रंग बदल लिया था। विभिन्न स्कूलों के अभ्यासकर्ता तियानशा की तलवार शैली से हैरान थे। अध्याय 33 अन्यायी तियानलिंगेर दाशिक्सियोंग, क्या हमें पीछा करना चाहिए? क्यांग स्कूल से किसी ने तियानशा की ओर दौड़ते हुए पूछा। तुम लोग पीछा करो, युन कियान और मैं बाद में अनुसरण करेंगे। तियानशा ने कहा। जी श्रीमान, सभी को उत्तर दिया। और इसलिए क्यांग स्कूल के लोगों ने एक कदम उठाया और अपनी तलवारों पर खड़े होकर पीछा करने के लिए पहाड़ों पर उड़ान भरी और अन्य स्कूलों के लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। झोंग शान, मैं जाकर देखना चाहता हूं आपके बारे में क्या? झाओ सुओक्सियांग से पूछा। मैं करूंगा, मैं पास हो गया। आपसे अगली बार मिलेंगे, झोंग शान ने तुरंत उत्तर दिया। तब आप देखना। झाओ सुओक्सियांग ने सिर हिलाया, तेजी से पीछा करते हुए पहाड़ों को पार किया। पहाड़ की घाटी में जिन लोगों को गंभीर चोटें लगी, उन्हें पहाड़ों से बाहर निकलने में मदद की गई। हर कोई पहाड़ों को पीछे छोड़ गया। केवल झोंग शान, तियानलिंगेर, तियानशा और क्यांग स्कूल के युन कियान नामक शिष्य, साथ ही बूढ़े व्यक्ति का शरीर बचा था। युन कियान ने बूढ़े आदमी की घोड़े की नाल और तलवार, साथ ही भंडारण कंगन उठाया। झोंग शान पूरी पहाड़ी घाटी को देख रहा था। घाटी के फर्श पर बड़ी मात्रा में टूटी चट्टानें और गहरी घाटियों की कई रेखाएं थीं। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि झोंग शान भी कांप उठा जब उसने पिछली लड़ाई के परिणाम को देखा। वे बहुत मजबूत थे। वर्तमान में उसकी लीग से बाहर वह भी कुछ नहीं कर पाता, यहाँ तक कि तियानलिंगर भी कुछ नहीं कर पाता। गोल्डन कोर स्टेज पर लोगों के बीच की लड़ाई निश्चित रूप से गोल्डन कोर स्टेज के लोगों के लिए ही लड़ाई है। लिंगेर, तुम यहाँ कैसे आए? दाशिक्सियोंग ने उत्सुकता से तियानलिंगेर की ओर मुड़ते हुए पूछा। दाशिक्सियोंग को उससे बात करते हुए सुनकर तियानलिंगेर उत्साहित हो गई। जब से वह छोटी थी, वह दाशिक्सियोंग को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन उसने हमेशा उसे एक बच्चे के रूप में देखा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह बड़ी हो गई है।
झोंग शान और मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर आए और हम यहाँ से गुजरे। हमने किसी से सुना कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, इसलिए हम आ गए। तियानलिंग एर उत्साह से चिल्लाया। ओह! तियानशा ने सिर हिलाया। दा शिक्सियोंग, ये हो गया। यू कियान ने कहा। जाहिर है वह पहले लूटी गई युद्ध की लूट की बात कर रहा था। ठीक है। तियानशा ने सिर हिलाया। दा शिक्सियोंग, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? तियानलिंग एर ने उम्मीद से तियानशा से पूछा। बगल में यू कियान ने तियांगलिन एर को देखा और मुस्कुराया। दा शिक्सियोंग, लिंग एर को अपने साथ ले जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद यू कियान शिजियोंग। तियानलिंग एर मुस्कुराया। हाँ, मैं अभी तक आपका शिक्सियांग नहीं हूँ, आपको पहले गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचना होगा। यून कियान हंसा। तियालिंग एर को देखते हुए तियानशा ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और फिर सिर हिलाया। ठीक है। वाह! तियानलिंग एर ने जयकार की। झोंग शान, मैं हाओ सैन का पीछा करने के लिए दाशिक्सियों के साथ जा रहा हूँ, आपको मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तियानलिंग एर ने कहा। मुझे याद है कि झोंग शान भी वहां था। शुरू में अगर यह कोई और होता तो उसने आपत्ति नहीं जताई होती, यहां तक कि यू कियान और तियानशा ने भी इसे हल्के में लिया। लेकिन तियानलिंग एर को क्यांग स्कूल के इस नए शिष्य को बुलाते हुए देखकर उन दोनों ने सोचा कि यह थोड़ा अनावश्यक था। झोंग शान ने चारों ओर देखा और फिर तियानशा और यून कियान को देखा और अंत में तियानलिंग एर पर रुका और कहा, नहीं, मैंने इसे मना किया है। मना करो। झोंग शान का ये कहना कि उसे जाने की अनुमति नहीं है, खुश तियानलिंग एर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डालने जैसा था जो पूरी तरह से उसकी पर बरस रहा था। मना करो कहने वाला वह कौन होता है? क्या क्यों? तियानलिंग एर ने हताशा से पूछा। यून कियान और तियानशा ने भ्रमित भाव से झोंग शान को देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह नया व्यक्ति इस तरह से बात करेगा। नहीं का मतलब नहीं है और यह अंतिम है, झोंग शान ने गंभीरता से कहा। तियानशा और यू कियान दोनों झोंग शान की बार बार अस्वीकृति पर नाराज हो गए। आप शिष्यों की तीसरी पीढ़ी के हैं, वापस जाओ, हम 1 साल में लिंग एर को कायांग स्कूल में सुरक्षित लौटा देंगे। यून कियान ने अभी भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वर्तमान में तियानलिंग एर को अंततः तियानशा के साथ रहने का अवसर मिला है, वह संभवतः इसे कैसे जाने दे सकती है? वह हताश हो रही थी। झोंग शान कुछ भी करते समय हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, वो चाहती थी तो अब क्यों मना कर रहा है? हर समय अब क्यों? उसने मुंह बनाया, उसके चेहरे पर हताशा झलक रही थी। दाशिक्सियों की ओर देख रही थी। जाहिर तौर पर तियानलिंग एर वास्तव में जाना चाहती है। झोंग शान ने कभी यू कियान की ओर देखा भी नहीं, भले ही वह दूसरी पीढ़ी का शिष्य हो। झोंग शान ने उसकी ओर नहीं देखा, उसने केवल तियानलिंग एर को देखा और कहा, यह बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास दाशिक्सियोनग है, वह मुझे खतरे में नहीं डालेगा, वह नहीं डालेगा। तियानलिंग एर ने झोंग शान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। बस बहुत हो गया लिंग एर, उसे अनदेखा करो, चलो चले। यून कियान ने भौहें चढ़ा दी। तियानलिंग एर वास्तव में निराश थी, वह वास्तव में जाना चाहती थी, लेकिन झोंग शान उसे जाने नहीं दे रहा था। और जहां तक झोंग शान की बात है, वे इस अवधि की बातचीत से पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ बहस नहीं करना चाहती है, लेकिन वह इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहती है। ऐसे में तियानलिंग एर रोने की कगार पर थी। वह थपथपाए और आत्मग्लानि के भाव से झोंग शान की ओर देखने लगी। यू कियान के शब्दों पर तियानलिंग एर ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह वास्तव में उसके शब्दों का पालन करने जा रही थी और तियानशा के साथ चली गई थी। उस्मानथस केक, झोंग शान ने अचानक कहा। उस्मानथस केक। यून कियान और तियानशा दोनों ने भौहें चढ़ा ली। ओस्मानथस केक। वे नहीं जानते थे कि झोंग शान अपने ओस्मानथस केक के बारे में क्या बात कर रहा था। क्या वह तियानलिंग एर को ओस्मानथस केक के साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है? झोंग शान को ओस्मानथस केक कहते हुए सुनकर तियानलिंग एर की अभिव्यक्ति दुखदायी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह 2 विकल्पों के बीच फंस गई हो। बस लिंग एर, चलो चलें, इस पागल व्यक्ति को नजरअंदाज करें। सिकुड़ी यू कियान ने झोंग शान को देखा। उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि ओस्मानथस केक का अचानक विस्फोट एक पागल व्यक्ति की बकवास थी। हालांकि क्या ये सचमुच पागलपन के शब्द थे? ये क्यांग स्कूल छोड़ने से पहले झोंग शान और तियानलिंग एर के बीच किया गया एक वादा था। जैसे ही झोंग शान ने संकेत दिया, तियानलिंग एर को वैसा ही करना पड़ा जैसा उसने कहा था। उस समय तियानलिंग एर ने सोचा कि यह एक अजीब मजाक था, लेकिन जब झोंग शान ने वास्तव में इसे बोला तो तियानलिंग एर को पता चला कि यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था।
बिल्कुल नहीं, और इसके बजाय ये दर्दनाक है, भावनात्मक रूप से बहुत दर्दनाक। दा शिजियोंग, यू कियान शिजियोंग, मुझे क्षमा करें, लेकिन अपने रास्ते पर जाओ, मैं आपके साथ नहीं जुड़ सकता। तियानलिंगेर ने अपनी आंखें खोलते हुए उन दोनों की ओर मुड़ते हुए कहा। यू कियान ने तियानलिंगेर को अविश्वसनीय रूप से देखा। दा शिक्सियांग के प्रति तियानलिंगर की प्रशंसा स्पष्ट थी, यहाँ तक कि एक बेवकूफ भी इसे देख सकता था, और इस वजह से युन कियान ने दा शिक्सियांग को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने में उसका समर्थन किया। लेकिन क्या हुआ? वह सिर्फ एक ओसमंथस केक के लिए हार मान लेगी। ठीक है, तियानशा ने सिर हिलाया। युन कियान केवल स्वीकार कर सकता था, केवल तियानलिंगेर को संदेह से देखना और फिर झोंग शान को देखना। तियानशा ने भी थोड़ी देर के लिए झोंग शान को घूरते हुए देखा। फिर एक छलांग के साथ उसने पहाड़ पर छलांग लगा दी और युन कियान ने अपनी तलवार पर कदम रखा और उसके पीछे उड़ गया। दा शिक्सियोंग को जाते हुए देखकर तियानलिंगेर को अविश्वसनीय रूप से अन्याय महसूस हुआ और आखिरकार वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह रोने लगी। उन दोनों को जाते हुए देखकर झोंग शान ने भी आराम किया। शुक्र है कि तियानलिंगेर ने नहीं छोड़ा। हाओ सैन का पीछा करना बहुत खतरनाक था। घाटी में पहले हुई लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसे तियानलिंगेर संभाल सके। तियानशा की सुरक्षा के लिए क्या तियानशा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करेगा? अगर वह ऐसा करता भी, तो हाओ सान का पीछा करना केवल कैयांग स्कूल के लिए नहीं था, अन्य स्कूल भी थे, इसलिए बाकी सभी के पीछा करने के साथ क्या तियानशा वास्तव में उसे हर चीज से बचा सकती थी? झोन के बाद सेजी शान ने तियानजिंगजी से वादा किया था, वह निश्चित रूप से तियानलिंगेर को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा, और भले ही उसने ये वादा नहीं किया हो, इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद झोंग शान किसी भी तरह से तियानलिंगेर को खतरे में नहीं देखना चाहेगा। सबके चले जाने के बाद झोंग शान ने तुरंत उस मृत बूढ़े व्यक्ति के शरीर की जांच की। यू कियान सामान लूट रहा था, लेकिन झोंग शान किसी दिलचस्प चीज की तलाश में था। दरअसल कुछ ही समय बाद झोंग शान को कुछ असामान्य पता चला। ये बूढ़ा व्यक्ति एक किन्न था, एक असली किन्न। ये कैसे संभव है? वह किन्न कैसे हो सकता है? झोंग शान ने इस दृश्य को अविश्वास से देखा। क्या वह असली किन्न है, या उसने इसी तरह ट्रेनिंग ली थी, या फिर किसी पुरानी चोट का कारण यह है? झोंग शान को इसका पता नहीं चल सका, इसलिए उसने अपना सिर उठाया और तियानलिंगेर की ओर देखा, लेकिन पाया कि उसकी आंखें लाल थीं और अपने साथ हुए अन्याय के कारण रो रही थी। तियानलिंगेर की अभिव्यक्ति देखकर झोंग शान ने हल्की सी आह भरी। उन्होंने कहा, लिंगेर। उसने उसके खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया। तियानलिंगेर ने अपने रोने के बीच झोंग शान पर चिल्लाते हुए कहा, झोंग शान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पीछे मुड़कर तियानलिंगेर ने अपने लाल रेशम पर कदम रखा और उड़ गई। ये देखकर झोंग शान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह तेजी से उसके पीछे चला गया। झोंग शान ने तियानलिंगेर का तेजी से पीछा करते हुए उसका पीछा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक पहाड़ की चोटी पर, इतनी दूर नहीं, उस समय 3 जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। झोंग डी, लियू मिंग और वांग गुई। अध्याय 34 फायर वुल्फ वैली। झोंग डी, क्या आप हमें सच बता रहे हैं? वांग गुई ने झोंग शान को भौं के साथ देखा। ये पूर्ण सत्य है। झोंग डी आपसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा। झोंग डी ने तुरंत उत्तर दिया। दा शिक्सियोंग, झोंग डी के अनुसार ये झोंग शान एक दुर्जय व्यक्ति है। पिछली बार, हालांकि वह जियानटियन के केवल तीसरे स्तर पर था, उसने तांग शियाओयू को परास्त कर दिया और मार डाला। अगर हमने इसे ऐसे ही चलने दिया। वांग गुई ने भौहें चढ़ाते हुए लियू मिंग की ओर देखा। झोंग डी, आप क्या सोचते हैं? लियू मिंग ने धीमी आवाज में झोंग डी से पूछा। ये सब दा शिक्सियोंग पर निर्भर है। झोंग शान ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहता था कि बाकी दोनों उसके चेहरे के भाव देखें। जो लोग हाओ सैन का पीछा कर रहे हैं, उनकी गति के कारण हम अब उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। चूंकि हम झोंग शान में भाग गए हैं, तो वांग गुई ने एक शातिरता दिखाई अभिव्यक्ति। झोंग डी और वांग गुई सभी ने लियू मिंग की ओर देखा। लियू मिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर अन्य दो से कहा, वे फायर वुल्फ वैली की ओर जा रहे हैं। मुझे पता था कि दा शिक्सियोंग मेरे जैसा ही सोचेगा। वांग गुई तुरंत मुस्कुराए। हालांकि झोंग डी ने चुपचाप राहत की सांस ली। उसकी भौहें थोड़ी सी गुंथी हुई थीं, फिर भी उसके हृदय में भारीपन का भाव था। तियानलिंगेर के पीछे झोंग शान तेजी से चला। उसने मन में सोचा, अगर वह जानता था कि वह कितनी मुसीबत में पड़ जाएगा, तो उसे तियानक्सिंगजी से वादा नहीं करना चाहिए था। हालांकि दूसरी ओर अंत में उसे अपनी सारी परेशानियों से बहुत लाभ होगा।
ये सिर्फ 1 साल का समय था। 1 साल तक उसकी देखभाल करने के बाद वह नेसेंट सोल स्टेज में मास्टर बन जाता। झोंग शान के लिए, जिसकी जन्मजात प्रतिभा खराब थी, ये बहुत अच्छा होगा उसके लिए तेजी से आगे बढ़ने का अवसर। तियानलिंग गुस्से में उड़ गई, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह तेजी से नहीं उड़ रही थी। कम से कम विंड चेजिंग बूट्स की मदद से झोंग शान अभी भी दूरी में उसके साथ रह सकता था। रात होने तक तियानलिंग एक घाटी में उतरा और झोंग शान ने उसका पीछा किया। लेकिन तियानलिंग अभी भी गुस्से में था और उसने एक भी शब्द सुनने से इनकार कर दिया। झोंग शान ने उसे अपनी ओर पीट कर ली। मेरा बंडल, झोंग शान ने कहा। तियानलिंग ने अपना बंडल जमीन पर फेंक दिया। झोंग शान ने बचकानी तियानलिंग पर अपना सिर हिलाया। वह हल्के से मुस्कुराया और रात के लिए खाना और उनके झूले निकाल लिए। हालांकि तियानलिंग पागल थी, फिर भी वह अच्छा खाती थी। वह झोंग शान से बात नहीं करेगी। स्थिति को देखकर झोंग शान भी चुप रहे। उसके हाथ में ओसमंथस केक को देखते हुए तियानलिंग जो अभी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ था, फिर से उदासी महसूस होने लगी। वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ केक मुंह में नहीं डाल सकती थी। यदि आप इसे अभी नहीं खाना चाहते हैं तो इसे कल के नाश्ते के लिए बचा कर रखें। झोंग शान ने झूले के शीर्ष पर छलांग लगाई। अपने पीछे बुरे आदमी को बात करते हुए सुनकर तियानलिंग फिर से चिढ़ गई। उसने अपना मुंह खोला और ओसमंथस केक निगल लिया। यदि आप नहीं चाहते कि मैं इसे खाऊं, तो मुझे इसे अवश्य खाना चाहिए। दूर एक पहाड़ की चोटी पर झोंग डी, वांग बुई और लियू मिंग इसके शीर्ष पर खड़े थे। झोंग डी, आप क्या कह रहे हैं? ये बहुत अच्छा मौका है। हमें हमला क्यों नहीं करना चाहिए? वांग बुई ने झोंग डी से प्रश्नोत्तरी पूर्वक पूछा। लियू मिंग ने भी अपनी आंखों में संदेह के निशान के साथ झोंग डी को देखा। मैं झोंग शान को जानता हूं। वह सोते समय सबसे अधिक सतर्क रहता है, जागते समय नहीं। ऐसा लगता है कि घाटी में और हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वह निश्चित रूप से हमें नोटिस करेगा। झोंग डी ने गंभीरता से कहा। ओह, लियू मिंग ने झोंग डी को भौहें चढ़ाते हुए देखा। आपको कैसे मालूम? वांग बुई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे संभव हो सका? ये सच है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। अमर स्कूल में प्रवेश करने से पहले जब भी हम पहाड़ों में आराम कर रहे थे, तो वह 1000 मीटर के भीतर किसी भी हलचल का पता लगाने में सक्षम लगता था। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि वह खतरनाक है। झोंग डी ने निगलते हुए कहा। वांग बुई ने इस पर विश्वास नहीं किया और लियू मिंग की ओर देखा। लियू मिंग ने भौहें चढ़ा ली और अंत में कहा, ठीक है, तो चलिए फायर वुल्फ वैली तक इंतजार करते हैं। लेकिन वे फायर वुल्फ वैली की दिशा से दूर चले गए हैं। हम उन्हें वहां कैसे जाने देंगे? क्या होगा अगर वे वहां नहीं जाएंगे? वांग बुई ने भौहें चढ़ा दी। दा शिक्सियांग, वास्तव में मैं इसका ख्याल रख सकता हूं। चूंकि तियानलिंग आगे बढ़ रहा है, झोंग शान बस उसका अनुसरण कर रहा है। मेरे पास खुद को उजागर किए बिना उन्हें फायर वुल्फ वैली में लुभाने का एक तरीका है। झोंग डी ने अचानक कहा। ओह! दोनों व्यक्तियों ने झोंग डी को आश्चर्य से देखा। दोनों शिक्षियों की ओर से संदिग्ध नजरें देखकर झोंग डी फूट फूट कर मुस्कुराए। इसके बारे में सोचें, ये झोंग शान ही था जिसने मुझे सिखाया था। लेकिन चूंकि झोंग शान को नहीं पता कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वह इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगले दिन झोंग शान के कुछ उकसाने पर तियानलिंग ने कई ओसमंथस केक अपने मुंह में भर लिए और फिर उड़ना जारी रखा। उसने फिर भी झोंग शान से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह काफी हद तक शांत हो गई है। वह तेजी से नहीं उड़ रही थी, बस झोंग शान से बात नहीं कर रही थी। झोंग शान ने अपना सिर हिलाया, उसे खुश करना कठिन था। रास्ते में झोंग शान को अचानक एक चमड़ी वाला जानवर दिखाई दिया। उसके अंग जमीन पर बिखरे हुए थे और बहुत सारा खून दूर जंगल की ओर इशारा कर रहा था। झोंग शान ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। उसने सोचा कि शायद यहाँ आसपास के शिकारियों ने बेचने के लिए जानवर की खाल उतारी होगी। उसने तियानलिंग का पीछा करना जारी रखा। कुछ ही समय बाद झोंग शान ने एक और शव देखा। केवल इस बार दृश्य पिछली बार से भी अधिक घृणित था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जल्दबाजी में तोड़ दिया गया हो। झोंग शान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और तियानलिंग का पीछा करना जारी रखा। जब झोंग शान ने तीसरे को देखा, जब एक खुले जानवर के शरीर को घृणित तरीके से व्यवस्थित किया गया, तो उसका दिल थोड़ा घबरा गया और उसे इस सब के बारे में एक बुरा पूर्वाभास होने लगा। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और पाया कि आसपास की हवा बहुत अधिक गर्म हो गई थी। दूर एक ज्वालामुखीय क्रेटर से कुछ काला धुआं निकल रहा था।
फिर उन्होंने ध्यान से उस रास्ते की जांच की जो उन्होंने लिया था। बुरा एहसास और भी मजबूत हो गया। लिंगेर, रुको! झोंगशान त्यानलिंगेर की ओर चिल्लाया। हालांकि त्यानलिंगेर अभी भी झोंगशान पर गुस्सा था। वह निश्चित रूप से झोंगशान की बात नहीं सुनेगी। झोंगशान ने अधिक चिंतित महसूस करते हुए अपनी गति तेज कर दी। त्यानलिंगेर ने झोंगशान को करीब आते देखकर सहज रूप से अपनी गति बढ़ा दी और ज्वालामुखी की ओर उड़ गई। ज्वालामुखी से कुछ ही दूरी पर खड़ी चोटी थी। शिखर के पीछे एक बड़ी घाटी थी जिसमें घुप्प अंधेरा था। ज्वालामुखी इसके दाहिनी ओर था। झोंगशान त्यानलिंगेर को अपने सामने आगे उड़ते हुए देख सकता था। खड़ी चोटी के शीर्ष पर वांग गुई, लियू मिंग और झोंग डी वहां खड़े थे और झोंगशान को देख रहे थे जैसे वह करीब आ रहा था। झोंग डी, आपकी योजना वास्तव में काम कर रही है, हालांकि घृणित है। त्यानलिंगेर आकाश में उड़ रही है, इसलिए वह किसी भी पिंड से नहीं टकराएगी, फिर भी वह धीरे धीरे इस ओर आ रही है। क्यों? वांग गुई त्यानलिंगेर को और करीब आते देख आश्चर्य से बोली। झोंग डी ने दूर से झोंगशान को देखकर आह भरी। जब सड़क पर कांटे का सामना करना पड़ता है तो सबसे छोटा प्रभाव भी परिणाम को काफी हद तक बदल सकता है। इसे वे कहते हैं कि एक चूक 1 मील जितनी अच्छी है। वांग गुई खुशी से हंसे। ठीक है, चलो ये करते हैं, लियू मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वांग गुई ने सिर हिलाया। वांग गुई ने अपने भंडारण कंगन से एक धनुष और तीर निकाला। उसने धनुष को पूरी तरह से पूर्णिमा के चंद्रमा के आकार में खींच लिया, जिसका लक्ष्य उस घाटी पर था जहां त्यानलिंगेर उड़ रहा था, और तीर छोड़ दिया। शू टिल्ड 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 टिल्ड, हवा में उड़ते तीर के शोर ने त्यानलिंगेर का ध्यान खींचा। उसने मुड़कर देखा और पाया कि तीर उसके सामने घाटी पर लगा था। वह हैरान थी। उसी समय झोंगशान ने भी तीर को देखा। वह चौंककर पीछे मुड़ा और देखने लगा कि तीर कहां से आया है। झोंग डी, ये झोंग डी था, वह अविवाहित पुत्र। जो कुछ हो रहा था उसे महसूस करने के बाद झोंगशान ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। लिंगेर, खतरा, जल्दी जल्दी चले जाओ! झोंगशान त्यानलिंगेर पर दहाड़ा। त्यानलिंगेर अब एक जिद्दी गधे की तरह थी, उसे उसकी बात क्यों सुननी चाहिए। वह असमंजस में केवल ये देख रही थी कि तीर कहाँ गायब हो गया था और उसने फिर दूर खड़ी चोटी की ओर देखा। आह वो टिल्ड 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 टिल्ड, अचानक एक भेड़िए की चीख उस घाटी से आई जहां तीर गायब हो गया था। जब झोंगशान ने ये सुना तो उसे पता चला कि वे मुसीबत में थे, बड़ी मुसीबत। उस अविवाहित पुत्र द्वारा बिछाया गया जाल। यहां तक कि त्यानलिंगेर को भी अब खतरे का एहसास हो गया था। उसने चिंतित होकर घाटी की ओर देखा। चोटी पर मौजूद 3 आदमी बमुश्किल दबी हुई उत्तेजना में इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने चीख पुकार सुनी। एक 2 मीटर ऊंचा चमकीला लाल राक्षसी भेड़िया अचानक उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। पहले के पीछे 2 मीटर लंबे राक्षसी भेड़ियों का एक जोड़ा चला। 2 सांसों के अंतराल में वहां 202 मीटर से अधिक लंबे चमकीले लाल राक्षसी भेड़िए प्रकट हुए। 200 से अधिक, 10 से अधिक ऐसे थे जो 3 मीटर ऊंचे थे। एक ऐसा भी था जो 4 मीटर लंबा था, भेड़िया राजा। अग्नि भेड़िए, राक्षसी अग्नि भेड़िए। त्यानलिंगेर को पता था कि वह उस स्थिति में आ गई है जब उसने अचानक इतने सारे आग वाले भेड़ियों को सामने आते देखा। जाना! झोंगशान त्यानलिंगेर पर चिल्लाया और पीछे मुड़कर भागने लगा। आह वो टिल्ड 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 टिल्ड, 4 मीटर ऊंचे आग वाले भेड़िए की चीख के साथ सैकड़ों आग वाले भेड़िए झोंगशान और त्यानलिंगेर की ओर दौड़ पड़े। उनमें से हर एक खून का प्यासा था और उसने अपने सामने के 2 लोगों को भोजन में बदलने का निश्चय किया। अध्याय 35 आग वाले भेड़ियों का विचित्र व्यवहार। त्यानलिंगेर ने इन राक्षसी भेड़ियों को देखा और तुरंत आशंकित हो गया। इन राक्षसी भेड़ियों ने उसे थोड़ा भी नहीं डराया, लेकिन झोंगशान उनके खिलाफ अपनी पकड़ नहीं बना सका। अधिक से अधिक वो सबसे कमजोर भेड़ियों से बचाव कर सकता है, लेकिन इन संख्याओं के साथ उसके लिए जो कुछ भी इंतजार कर रहा है वह मौत होगी। त्यानलिंगेर जो देख सकती थी और उसने अपने पिता से जो सीखा था, उससे पता चलता है कि भेड़िया राजा जियानटियन के शिखर पर मौजूद किसी व्यक्ति जितना ही मजबूत था और उस स्तर पर उसके जैसा कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। फिर भी वो उड़ सकती है और जब तक वो उड़ रही है तब तक वह ठहर कर रहेगी। प्रश्न यह है कि झोंगशान के बारे में क्या? वह कैसे जीवित रह सका? चिंतित होकर त्यानलिंगेर झोंगशान की ओर तेजी से बढ़ी और इस समय उस पर क्रोधित होने के बावजूद वह अभी भी उसे चोट पहुंचाते हुए या यहां तक कि उसकी जान जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वह झोंगशान की ओर जितनी तेजी से उड़ सकती थी उड़ गई। भेड़िया राजा ने अपना मुंह खोलकर हवा में ऊंची छलांग लगाई और त्यानलिंगेर पर निशाना साधा।
चूंकि भेड़ियों में से सबसे ताकतवर ज़ियाटिन के शिखर पर पहुंच गया था, तो स्वाभाविक रूप से वह काफी शक्तिशाली होगा। खुले मुंह को सीधे अपनी ओर बढ़ता देख तियानलिंगेर हवा में ऊंची उड़ान भरकर चकमा दे गया, और उसी क्षण अन्य राक्षसी भेड़ियों ने झोंकशान की ओर छलांग लगा दी और उसके भागने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। हवा में जैसे ही तियानलिंगेर ने झोंकशान को खतरे में देखा, वह तुरंत चिंतित हो गई और अपने लाल रेशम के चाबुक से उसने भेड़िया राजा पर प्रहार किया। दुर्भाग्य से भेड़िया राजा के लिए वह मध्य हवा में था, जिससे उसके लिए हिलना मुश्किल हो गया और वह हमले से बचने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि हमले के तुरंत बाद जैसे ही वह गिर रहा था, भेड़िया राजा ने अपने जबड़े से आग उगल दी। तियानलिंगेर की ओर भारी आग का हमला हुआ और एक तेज झटके के साथ वह हमले से बच गई। हालांकि ऐसा करते हुए वह झोंकशान से बहुत दूर चली गई और वह अब वास्तव में चिंतित थी। हालांकि झोंकशान को युद्ध में देखकर तियानलिंगेर स्तब्ध रह गया। न केवल तियानलिंगेर बल्कि दूर से देख रहे ब्राइट स्वॉर्ड हाउस के 3 लोग भी दंग रह गए। क्या हुआ? झोंकशान ने अपना छुरा उठाया हुआ था और आग वाले भेड़ियों को घूर कर देखा, और जैसे ही आग वाला भेड़िया उसके पास आया, उसने उन्हें काट डाला। और भी अधिक आग उगलने वाले भेड़िए उसे घेरने लगे, लेकिन उसके घिरने पर वे धीरे धीरे कदम पीछे खींचने लगे। अज्ञात कारणों से उस समय सभी आग भेड़ियों ने सर्वसम्मति से झोंकशान पर हमला करना बंद कर दिया। वे धीरे धीरे पीछे हट गए और खून से लथपथ हिंसक आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। झोंकशान बहुत पसीना बहा रहा था और अपनी छुरी लहराते हुए सभी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। क्या हुआ? ये कैसे हो गया? भेड़ियों ने हमला करना क्यों बंद कर दिया? एक बार जब सभी भेड़ियों ने झोंकशान को छोड़ दिया, तो वे सभी एक साथ उस ओर बढ़े जहां तियानलिंगेर था। भेड़िया राजा के चेहरे पर पहले के हमले के कारण उसके गौरव को ठेस पहुंची और गुस्से में भेड़िया राजा फिर से तियानलिंगेर की ओर बढ़ गया। बाकी सभी भेड़िए भी उसके पीछे हो लिए। सभी भेड़ियों को अपने आसपास देखकर हालांकि तियानलिंगेर को यह अजीब लगा, लेकिन उसे झोंकशान की सुरक्षा के लिए भी राहत मिली। कम से कम उस पर इन राक्षसी भेड़ियों द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। दूर एक पर्वत शिखर पर झोंक डीमेल लगातार चिल्लाता रहा, क्या बकवास है? ये कैसे हो गया? दाशिक्सियों, क्या हुआ? उन राक्षसी भेड़ियों ने झोंकशान पर हमला करना क्यों बंद कर दिया? वांग गुई ने लियू मिंग से पूछा। झोंक डी से पूछा। उसने जवाब दिया। लियू मिंग को पता नहीं क्यों, इसलिए वे दोनों झोंक डी की ओर मुड़ गए। मैं नहीं जानता, मैं सचमुच नहीं जानता। मैं उसे नहीं समझता, मैं अभी भी उसे पर्याप्त रूप से नहीं समझता। झोंक डी ने भय से भरे चेहरे के साथ झोंकशान को देखते हुए कहा। तियानलिंगेर भेड़िया राजा की आग से लगभग जल गई थी, लेकिन वह समय रहते चकमा देने में काफी तेज थी। इसी समय वह पलटी उसका सिर और दूर पर्वत शिखर की ओर देखा। ये वे हैं, यह उनका कार्य होना चाहिए। तियानलिंगेर क्रोधित हो गई और अपने लाल रेशम की लहर के साथ पर्वत शिखर की दिशा में उड़ गई। लिंगेर, मत जाओ, वापस लौटें, झोंकशान गुस्से से चिल्लाया। हालांकि उस क्षण में झोंकशान की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद तियानलिंगेर को झोंकशान के लिए जो गुस्सा महसूस हुआ वह अचानक वापस आ गया। वह झोंकशान की बात क्यों सुनेगी? इसलिए वह तेजी से पर्वत शिखर की ओर उड़ गई। तियानलिंगेर को इतना जिद्दी और असहयोगी देखकर झोंकशान को सिरदर्द हो गया और एक गहरी सांस के साथ वह उसका पीछा करने लगा। तियानलिंगेर अपनी पूंछ पर भेड़ियों के पूरे झुंड के साथ आगे उड़ी और झोंकशान भी कुछ दूरी पर उसका पीछा कर रहा था। झोंकशान ने तियानलिंगेर का इच्छित गंतव्य देखा और स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम मार्ग अपनाने का चयन किया। हालांकि ये थोड़ा गोल चक्कर था, लेकिन इसने उस 2 पूरे पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने से बचा लिया। स्वाभाविक रूप से राक्षसी भेड़ियों के पास ऐसी कोई अंतर्ज्ञान नहीं थी और उन्होंने एक सीधी रेखा में तियानलिंगेर का पीछा किया। पहाड़ों पर ऊपर नीचे जाते हुए झोंकशान की तुलना में बहुत अधिक समय बर्बाद किया। बहुत जल्द तियानलिंगेर चरम पर पहुंच गई और अपने लाल रेशम का इस्तेमाल करते हुए तुरंत लियू मिंग और वांग गुई के साथ लड़ाई में शामिल हो गई। जब झोंकशान अंततः पहुंचे तो उनका स्वागत एक भयानक दृश्य के साथ किया गया। तियानलिंगेर के लाल रेशम में लियू मिंग की तलवार से एक छेद हो गया था। लाल रेशम क्षतिग्रस्त हो गया था। बकवास। उसी समय राक्षसी भेड़ियों का झुंड भी आ गया और तुरंत भेड़ियों की नजर तियानलिंगेर पर पड़ी, जैसे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे या वे आराम नहीं करेंगे। घटना को उजागर होता देख झोंकशान चिंतित हो गया और परिणामों के बारे में सोचे बिना वह अपने छुरे के साथ तियानलिंगेर और भेड़ियों के झुंड के बीच कूद गया। भेड़ियों की ओर धमकी भरे ढंग से इशारा करते हुए खींचा गया।
ये पर्वत शिखर था और शीर्ष पर एक विशाल चट्टान थी और तियानलिंगेर इसके दूसरी ओर लड़ रहा था, जबकि झोंगशान तियानलिंगेर के पीछे खड़ा था और उसे राक्षसी भेड़ियों से बचा रहा था। तियानलिंगेर के पास राक्षसी भेड़ियों के बारे में चिंता करने का प्रयास नहीं था, जैसे कि इस समय वह अपने दो विरोधियों से जल्दी से निपटना चाहती थी। हालांकि अन्य दो जियानिटियन के 9वें स्तर के थे और हालांकि जिन प्रशिक्षण मैनुअल पर उन्होंने अभ्यास किया था वे तियानलिंगेर के समान शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनमें सरासर ताकत थी। और यह एक के विरुद्ध दो थे, क्या वे अब भी उसे नहीं हरा सकते थे? धीरे धीरे तियानलिंगेर ने अपना लाभ खो दिया। झोंगशान ने भेड़ियों के झुंड पर अपना छुरा तान दिया और थोड़ा चिंतित होने के बावजूद, जो घटना पहले घटी थी, झोंगशान को अभी भी याद है। हालांकि वह नहीं जानता था कि भेड़िए उस पर हमला क्यों नहीं करेंगे, हालांकि इस समय उसे जुआ खेलना होगा। दरअसल झोंगशान को देखने वाला हर भेड़िया तुरंत रुक गया और भेड़िया राजा बाहर चला गया। भेड़िया राजा ने देखा झोंगशान, लेकिन ये ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। इसने तियानलिंगेर को क्रोध, नाराजगी से देखा और फिर उसने देखा झोंगशान बहुत धीरे से, मानो वह तियानलिंगेर को जीवित नहीं जाने देना चाहता था। हालांकि झोंगशान और उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर भेड़िया राजा घूरता रहा। अचानक वह 2 बार चीखी। पीछे मुड़कर देखें तो राक्षसी भेड़ियों का झुंड वापस पहाड़ की ओर जा रहा है। वे जा चुके हैं। गया। झोंगशान ने उनके सामने घटना को देखा। क्या हुआ था? राक्षसी भेड़ियों ने अचानक उस पर हमला करना क्यों बंद कर दिया? ऐसा भी नहीं था कि वे उसे मार नहीं सकते थे, बल्कि ऐसा था कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? जैसे ही झोंगशान को उनकी अहिंसा पर संदेह हुआ और अचानक झोंगशान का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। खतरा, बहुत उच्च स्तरीय खतरा। खुश सबसे दाहिनी ओर से एक और आवाज सुनाई दी। डांग टिल 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 टिल। एक क्षैतिज स्लैश बनाया गया था। टक्कर जैसी आवाज आई और झोंगशान बड़ी चट्टान के किनारे से बचकर निकल गया। वह चौंककर खड़ा हो गया और अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने लगा। कुतिया। झोंगशान ठंड से गुर्राया। झोंगशान को उसके हमले से बचता देख झोंगडी को डरपोक महसूस हुआ। उसकी आंखों में प्रेरणा की कुछ चमक थी। उसने अपनी भावनाओं को दबाना जारी रखा और अपनी तलवार उठाकर झोंगशान पर तान दी और कहा, इसके लिए मुझे दोष मत दो। यह मेरी गलती नहीं है। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो स्वयं को दोष दें, आप बहुत भयावह हैं। हमफ। झोंगशान का उपहास किया। तलवार और छुरी एक बार फिर भिड़ गईं। झोंगडी जियानिटियन के 4थे स्तर पर था। हालांकि झोंगशान का हथियार कौशल असाधारण रूप से मजबूत था। इसका प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने तांग जियाओयू से लड़ाई की, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह झोंगडी से नहीं डरता था। ताबड़तोड़ हमलों के बीच बाप बेटे के हथियार फिर भिड़ गए। अर्ग टिल 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 टिल। दूर से अचानक तियानलिंगेर की चीख सुनाई दी। यह आवाज सुनकर झोंगशान चौंक गया। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसे निराशा हुई। तियानलिंगेर के लाल रेशम में सैकड़ों नए छेद हो गए थे और उसका दाहिना पैर लियूमिंग की तलवार से मारा गया था। मल। झोंगशान चिंतित था, उसे जल्दी करनी थी। जितनी जल्दी वह झोंगडी की व्याकुलता से निपट सकता है, उतनी ही जल्दी वह तियानलिंगर को यहां से निकाल सकता है। अपने विंड चेजर बूट्स के साथ उन्हें सक्षम होना चाहिए दूर पाने के लिए। राक्षसी शारीरिक टोनिंग विधि। ट्रैक टिल 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 टिल। झोंगशान की मांसपेशियां अचानक आकार में फट गईं और झोंगडी पर एक विनाशकारी हमला किया। इस हमले को देखकर झोंगडी को अचानक तांग जियाओयू की याद आई और अचानक डर के साथ वह तुरंत अपनी तलवार को रोकने के लिए पीछे हट गया। डांग टिल 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 टिल। झोंगडी की लंबी तलवार को झोंगशान ने साफ साफ 2 भागों में विभाजित कर दिया था। झोंगडी से पूरी तरह निपटने के लिए समय समाप्त होने पर झोंगशान तियानलिंगेर की ओर तेजी से बढ़ा। जिस समय झोंगशान तियानलिंगर की ओर भागना चाहती थी, उसने अचानक सफेद जेद से बनी एक वस्तु प्राप्त कर ली। ये चतुष्फलकीय था, कुछ महाजोग टाइल जैसा, और इसकी सतह पर लाल धधकता हुआ फीनिक्स अंकित था। ये वह वस्तु थी जो तियानजिंगजी ने तियानलिंगेर को उसकी रक्षा के लिए निकलने से पहले दी थी। जेड रून। जब तियानलिंगेर के पैर में चोट लगी तो उसने जेड रून को दबाया। स्प्रू टिल 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 टिल। जैसे ही जेड रून नष्ट हुआ, हवा में फीनिक्स की आवाज सुनाई दी और सिर से पूंछ तक लगभग 5 मीटर की दूरी पर एक विशाल ज्वलंत फीनिक्स उड़ गया। फीनिक्स ज्वाला के एक विशाल स्तंभ में उभरा और उस क्षण ने तियानलिंगेर सहित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि यह जेड रून का उपयोग करने का उसका पहला मौका था। फीनिक्स को कोई ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए वह आसमान में नाचता रहा।
लियू मिंग और वांग गुई ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उन्होंने अपने हथियार उठाए और हमला कर दिया कि तियानलिंग हमले को भांपते हुए तियानलिंग घबरा गई और उसने अपना दाहिना हाथ नीचे दबा दिया। फीनिक्स ने उसके द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण किया और नीचे की ओर दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह लियू मिंग और वांग गुई से टकराने की कोशिश कर रहा हो। दोनों व्यक्ति बचने के लिए तेजी से दोनों तरफ कूद गए। धमाके टिल 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 फीनिक्स सीधे जमीन से टकराया। एक क्षण बाद एक बड़ा शोर हुआ, नीचे की विशाल चट्टान टूट गई। ज्ञात हो कि यह विशाल चट्टान मानो हवा में तैर रही हो। जैसे ही चट्टान टूटी, वह तेजी से पहाड़ी घाटी में जा गिरी। झोंग शान पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपना पैर नहीं जमा सका और चट्टान से गिर गया। लियू मिंग और वांग गुई जमीन पर उतरे, जिससे जमीन भी टूट गई और वे गिर गए। आह टिल 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 आह टिल 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 आह टिल 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 टिल। वे तीनों लगातार चिल्लाते रहे क्योंकि वे पहाड़ी घाटी में और भी गहराई में गिर रहे थे। जहां तक दोनों समूहों के बीच में खड़ा झोंग शान भी खुश नहीं हो सका और वह भी गिर गया। हालांकि जब झोंग शान डर के मारे गिर रहा था, अचानक लाल रेशम झोंग शान की कमर के चारों ओर लिपट गया और उसे पकड़ लिया। तियानलिंग हमेशा तियानलिंग रहेगा। उसने छेददार लाल रेशम के मध्य भाग को पकड़ लिया, जिसके एक सिरे को झोंग शान के चारों ओर लपेटा गया और दूसरे सिरे को एक पत्थर के उभरे हुए हिस्से के चारों ओर लपेटा गया। उसके चेहरे पर भयावह चिंता झलक रही थी। वह रुक नहीं सकी, उन्हें पकड़े हुए चट्टान खिसक गई। वे झड़ने ही वाले थे। अध्याय 36 द लेवल हेडेड झोंग शान तियानलिंग डर के मारे देखता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? झोंग शान मरना नहीं चाहता था, सचमुच मरना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने एक अमर विद्यालय में प्रवेश लिया और अंत में यही मर गया। फिर भी शीर्ष पर स्थित चट्टान हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वे दोनों एक साथ गिर जाएंगे। लिंगेर, लाल रेशम पर चढ़ो और ऊपर उड़ो। मुझे पहाड़ के पास ले चलो ताकि मैं अपनी छुरी से खुद को सुरक्षित रख सकूं। झोंग शान ने त्वरित निर्णय लिया। मैं नहीं कर सकता। लाल रेशम बहुत फटा हुआ है। मैं अब इसका उपयोग उड़ान भरने के लिए नहीं कर सकता। तियानलिंग ने बड़ी चिंता के साथ कहा। झोंग शान भयभीत था। अब क्या करें? झोंग शान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकता। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं दाशिक्सियों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तियानलिंग ने उदास होकर कहा। झोंग शान को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। उसने तियानलिंग की ओर देखा और कहा, अगर हम जीवित रहे तो मैं तुम्हें दाशिक्सियों की तलाश में ले जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऊपर का पत्थर अचानक टूट गया। चट्टान, तियानलिंग और झोंग शान सभी एक साथ नीचे गिरे। आह टिल टिल टिल, तियानलिंग घबरा कर चिल्लाए। वह झोंग शान के साथ तेजी से नीचे गहरी घाटी में गिर गई। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे अपनी दिशा बदलने के लिए उत्तोलन के रूप में उपयोग कर सकें। क्या वे गिरकर मरने वाले थे? झोंग शान को निश्चित रूप से पता था कि वे ऊंचे स्थान से गिरने से मर जाएंगे। हो सकता है अगले ही पल वे मीट पाए में बदल जाएं। हालांकि झोंग शान ने इस महत्वपूर्ण क्षण में अपना संयम बनाए रखा। भले ही उसका शरीर तेजी से गिर रहा था, उसका मस्तिष्क तेजी से घूम रहा था, जैसे कि उसके आसपास की दुनिया ने घूमना बंद कर दिया हो। 2 सांसों के अंतराल में झोंग शान एक कठिन योजना लेकर आए थे। उसने अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके अपनी कमर पर लाल रेशम को तेजी से खींचा और तियानलिंग को अपनी बाहों में खींच लिया। आह टिल 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 टिल, तियानलिंग आंखें कसकर बंद करके झोंग शान की बाहों में गिरती हुई अभी भी चिल्ला रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि झोंग शान ने उसे पकड़ लिया है, तो उसने झोंग शान को दोनों हाथों से और भी कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह कोई जीवन रेखा हो। झोंग शान परवाह करने के मूड में नहीं था। तियानलिंग बड़ी तत्परता से उसने लाल रेशम को पकड़ लिया और खींचना जारी रखा। ऊपर का पत्थर झोंग शान के करीब आ गया। उसने तियानलिंग को कसकर पकड़ लिया और चट्टान पर पलटने के लिए लाल रेशम का सहारा लिया। वह चट्टान पर बैठ गया। चट्टान के ऊपर पैतरेबाजी करते हुए तियानलिंग ने अपना संयम वापस पा लिया। वह झोंग शान की बाहों में थी और नहीं जानती थी कि क्या सोचे। लाल रेशम जारी करें, झोंग शान ने कहा। एक वातानुकूलित प्रतिवर्त की तरह तियानलिंग ने तुरंत बोल्डर से लाल रेशम को मुक्त कर दिया। नीचे, बहुत अधिक नीचे नहीं, वे पहले से ही घाटी का तल देख सकते थे। वे पहले से ही भयानक गति से गिर रहे थे।
खौ टिल्ट 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 तियानलिंग एयर को कसकर पकड़कर झोंगशान ने दहाड़ लगाए और अचानक अपनी पूरी ताकत से कूदने के लिए अपने शरीर को सीधा किया। खू टिल्ट 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 शिला तुरंत 5 गुना तेजी से नीचे की ओर गिरी, जैसे तोप का गोला जमीन की ओर दागा गया हो। दूसरी ओर तियानलिंग एयर को पकड़े हुए झोंगशान अब बहुत धीमी गति से गिर रहा था। हालांकि यह उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, वे अभी भी बहुत तेजी से गिर रहे थे। इस सफल युद्धाभ्यास से तियानलिंग एयर के डर को आशा की किरण से बदल दिया गया। वह उन्हें बचाने के लिए झोंगशान पर भरोसा करने लगी, वे ठीक हो जाएंगे, वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। हालांकि जमीन अभी भी बहुत तेजी से बंद हो रही थी। झोंगशान ने अपनी बड़ी छुरी को उतारने के लिए अपना हाथ घुमाया। कसकर पकड़ें, झोंगशान ने तियानलिंग एयर को बुलाया। तियानलिंग एयर ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से झोंगशान को कसकर पकड़ लिया। झोंगशान ने फिर से बड़ी छुरी को नीचे की ओर फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। खौ टिल्ट 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 बड़ा छुरा तेजी से नीचे उड़ गया और वे दोनों एक बार फिर धीमे हो गए। बूम टिल्ट 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 बूम टिल्ट 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 चट्टान और जमीन से टकराने वाले बड़े हथियार दोनों की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। इस बिंदु पर झोंगशान नीचे की दूरी को देखते हुए निश्चित था कि वे कम से कम गंभीर रूप से घायल होंगे, लेकिन फिर भी जीवित रहेंगे। जब तक वे जीवित रह सकते थे तब तक सब कुछ इसके लायक था। हालांकि जब झोंगशान ने बड़ी छुरी नीचे फेंकी तो उसका शरीर आगे की ओर झुक गया था। तो अब तियानलिंग एयर झोंगशान के अधीन था। झोंगशान ने निर्णायक रूप से कार्य किया। उसने तियानलिंगर को मजबूती से पकड़ लिया और मुड़ने का प्रयास किया। उसने उनकी स्थिति उलट दी, इसलिए वह सबसे नीचे था, तियानलिंग एयर शीर्ष पर था। जब तियानलिंग एयर ने झोंगशान की छाती को दबाया तो उन्हें अपनी स्थिति के उलट होने का एहसास हुआ। वह समझ गई कि झोंगशान की आखिरी हरकत का क्या मतलब है। अचानक तियानलिंग एयर की आंखों में आंसू आ गए और उसने झोंगशान को और भी कसकर पकड़ लिया। बूम टिल्ट 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 एक तेज धमाके के साथ झोंगशान उसकी पीठ पर गिरा। धूल का एक बड़ा गुबार हवा में उठ गया। हालांकि झोंगशान को राक्षसी शारीरिक टोनिंग विधि से कुछ सुरक्षा मिली थी, लेकिन जबरदस्त प्रभाव ने अभी भी उसके अंदर उथल पुथल मचा दी थी। प्रभाव से वह और तियानलिंग एयर दोनों बेहोश हो गए। 2 घंटे बाद झोंगशान शांत घाटी में आने वाले पहले व्यक्ति थे। वह इसलिए नहीं उठा क्योंकि उसे होश आ गया था, बल्कि इसका कारण ये था कि डेमोनिक बॉडी टोनिंग मेथड की समय सीमा समाप्त हो गई थी। वह अपने पूरे शरीर में दर्द और पीड़ा से की देखभाल भी की, फिर आखिरकार उसने अपना ख्याल रखा। तियानलिंग एयर को पहली बार महसूस हुआ कि वह बहुत जिद्दी थी। वे इस स्थिति में उसकी वजह से थे। जिद पुस्तक का अंत 1।